नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव पांडे। स्वागत है आप सभी का ऋग्वेदम में। दोस्तों, आज से हम लोग 100% एनसीईआरटी के ऊपर जो प्रश्न हैं उनका संग्रह देखेंगे। और आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो वहां पर एनसीईआरटी की भूमिका बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम इस सीरीज को आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 500 प्रश्नों को देखेंगे। वैसे ही हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को भी देखेंगे। इसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 तक के जो भी एनसीईआरटी के द्वारा आधारित प्रश्न बन रहे होंगे उनको लाया जाएगा। 100% एनसीईआरटी के ऊपर ये सेशन बेस्ड होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इससे किस प्रकार के कैसे प्रकृति के प्रश्न बनते हैं। वैसे ही हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों के ऊपर, फिर हम स्रोत के ऊपर बात करेंगे। वैसे ही भौगोलिक ढांचा, प्रस्तर युग, ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा संस्कृति, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें कब्र में गाड़ते थे। इसके ऊपर घेरे में वे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। इन्हें हम क्या कहते थे? पिरामिड, कब्र, महापाषाण या फिर टीला? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो महापाषाण हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ लोग होते थे वो मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों को रखकर उसे बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड से ढक देते थे। और उसी समय से हमें दक्कन में लौह युग का आरंभ भी माना जाता है और वहां के कुछ जो संस्कृतियां थी और सभ्यता था उसका हमें जानकारियां भी प्राप्त होने लगता है। वहीं हम टीला की बात करते हैं दोस्तों, तो टीला धरती के सतह के उस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं जिसके नीचे कुछ अवशेष प्राप्त हो। जैसे आप कुछ महापाषाण संस्कृतियों की तस्वीरें देख सकते हैं। और महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से लिया जाता है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच में दफनाया जाता था। और दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को किसने इतिहास का जनक कहा था? सिसरो, हेमन विल्सन, दिद्रो या फिर बीए स्मिथ? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सिसरो हो जाएगा। सिसरो एक रोमन दार्शनिक था। वहीं हेमन विल्सन की हम बात करें तो हेमन विल्सन ने जो कालिदास का मेघदूत है उसका अनुवाद किया था। वहीं दिद्रो एक फिलोसफर था और बीए स्मिथ एक ब्रिटिश था। अगला प्रश्न है, मूषिक वंश नामक कृति के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र, रुद्र भट्ट, अतुल या फिर उदय भट्ट? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अतुल हो जाएगा। अतुल के द्वारा मूषिक वंश नामक कृति का रचना किया गया था। इससे हमें केरल के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं हम क्षेमेंद्र की बात करें तो क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी के रचनाकार हैं। वहीं रुद्रभट्ट जो है, रुद्रभट्ट एक कन्नड़ के महान कवि और लेखक थे और इनके द्वारा भगवान कृष्ण के ऊपर जय जगन्नाथ महाकाव्य का रचना किया गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन है? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर या फिर वंश? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो वंश हो जाएगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर ये सभी पुराणों में काफी विलक्षण से टाइम जोन को बांटा गया है। पुराणों में 4 युगों की कल्पना की गई है, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके ऊपर दोस्तों जो हिस्ट्री का लेक्चर 2 मेरा है, काफी डिटेल से पुराणों को कवर किया गया है। लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप इसे लास्ट में अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट, जॉन लुबाक, जेम्स प्रिंसेप? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जॉन लुबाक हो जाएगा। जॉन लुबाक ने ही नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। वहीं जेम्स प्रिंसेप दोस्तों आप सभी जानते हैं जो अशोक के टेक्स्ट हैं इनके द्वारा सबसे पहले डिकोड किया गया था। वहीं रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है इन्होंने तमिलनाडु में सबसे पहले दोस्तों इनके द्वारा जो अवशेष हैं कुल्हाड़ियां इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु में खोजा गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवती है? इनाम गांव, दैमाबाद, आहार या फिर मालवा? दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आहार हो जाएगा।
क्योंकि आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे और यहाँ का प्राचीन नाम इसीलिए ताम्रवती दिया गया, क्योंकि यहाँ से जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे सजावटी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई चादरें इत्यादि की प्राप्ति, और ये सभी वस्तुएं पूरा तांबे की थी, इसलिए यहाँ का नाम ताम्रवती पड़ गया। और आहार का केंद्र बिंदु गिलुंद, आहार का जो केंद्र बिंदु है वो गिलुंद है, और गिलुंद में दोस्तों प्रस्तर फलक उद्योग स्थापित था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है? मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति या फिर आहार संस्कृति? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो गणेश्वर संस्कृति हो जाएगा। माना जाता है कि गणेश्वर को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति की श्रेणी में रखा जाता है, और कहा जाता है कि इसी के नींव पर आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति का विकास होता है। जो इसका टाइम पीरियड था वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व के बीच में था, और यहाँ से जो खुदाई हुआ राजस्थान में तो यहाँ से तीर के नोक, बंसी और कई मृण मूर्तियां मिली, जो कि सिंधु सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन और मृण मूर्तियां मिलती थी उनसे काफी मिलता जुलता था। वहीं मालवा और जोड़वे एवं आहार संस्कृति की हम बात करते हैं तो ये सभी ताम्रपाषाणिक बस्तियां थीं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर सभी जगह? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सभी जगह हो जाएगा, क्योंकि अगर हम धौलावीरा को देखते हैं तो धौलावीरा जो है दोस्तों वो गुजरात के कच्छ में स्थित है, और इसका जो खोज है वो आर.एस. पृष्ठ के द्वारा इसे खोजा गया था। वहीं यह दोस्तों धौलावीरा भारत का दूसरा सबसे विशाल नगर है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो यह चौथा सबसे बड़ा नगर हो जाता है, और यहाँ से हमें कुछ बहुत ही आवश्यक चीजें प्राप्त हुई थी। जैसे धौलावीरा जो है दोस्तों वो 3 भागों में विभाजित था, और यहाँ से सबसे बड़ा साइन बोर्ड भी हमको प्राप्त हुआ है, जहाँ से सिंधु सभ्यता के 17 लिपियों की प्राप्ति हुई है। इसलिए यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन इन सभी संस्कृति जो थे उसके अवशेष मिलते हैं। वहीं हम अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, और यह भारत का सबसे बड़ा साइट भी माना जाता है। वहीं कालीबंगा की हम बात करते हैं तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और इसको अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। वहीं अगर इसकी उपलब्धियों के ऊपर हम देखें दोस्तों तो यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति होती है, ईंट से निर्मित चबूतरे मिलते हैं, और हवन कुंड भी हमें यहाँ से मिलता है। अगला प्रश्न है, सन 1800 ईसा पूर्व के आसपास किस स्थान के लोग चावल उपजाते थे? हड़प्पा, लोथल, रोपर या फिर मोहनजोदड़ो? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा। लोथल से हमें चावल का पहला प्रमाण मिलता है, और यहाँ से चावल के साथ साथ बाजरे का भी साक्ष्य हम लोगों को मिलता है। लोथल जो था सिंधु काल में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी रहा था, और यहाँ से हमें एक डॉकयार्ड का भी प्राप्ति होता है, और यहाँ से हमें 3 युगल समाधियां भी मिलता है। वहीं आप सिंधु सभ्यता के अन्य अगर स्थलों को देखेंगे तो वहां से हमें 2 युगल समाधियां जहां मिल रही है, वहीं लोथल से हमें 3 युगल समाधियां मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मिस्रवासियों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को, मेसोपोटामिया के लोगों को, इनमें से सभी? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास उत्पादन का सबसे पहला श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लोग निम्नलिखित में से किन पशुओं से परिचित थे? बैल, गाय, कुत्ता, गेंडा, हाथी? दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग इन सभी जानवरों से परिचित थे, शेर को छोड़कर वे सभी जानवरों से लगभग परिचित थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमें मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसमें मेलुहा के साथ साथ दिलमुन और मगान का भी चर्चा मिलता है। दिलमुन जो है उसका संकेत बहरीन से लिया जाता है, और मगान जो है ओमान को कहा जाता है। वहीं जो मेलुआ है, मेलुआ सिंधु प्रदेश के लोगों को कहा जाता था, इसको नागरिकों का देश वो लोग कहते थे। अगला प्रश्न है, लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर, ऋग्वेद में या फिर सुल्लभ सूत्र में या फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में?
दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऋग्वेद में हो जाएगा। सुलभ सूत्र में हमें जो वेदिका कैसे बनती थी इसका चर्चा मिलता है। वहीं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भारत के व्यापार का चर्चा मिलता है जो किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिलता है? 1943 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1853 ईस्वी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना पहली बार 1853 ईस्वी में मिला था। वहीं 1923 तक पूरी लिपि हड़प्पा की प्रकाश में आ गई थी, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर या फिर पिक्टोग्राफ हैं? 50 से 100, 100 से 150, 250 से 400 तक, 400 से 500 तक। दोस्तों हड़प्पा में 64 मूल चिन्ह हैं, 64 मूल चिन्ह हैं और वहीं पे 250 से 400 तक लिपियां मिली हैं। और सबसे पहले कनिंघम के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया था कि ये सिंधु सभ्यता की लिपियां हैं और इसका संबंध ब्राह्मणी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में ज्यादातर किस वस्तु के बने औजार चलते रहे? कांसा, पत्थर, तांबा या फिर लोहा। दोस्तों लोहा से तो वो परिचित ही नहीं थे। कांसा, पत्थर और तांबे की बात करें तो सिंधु सभ्यता बिल्कुल एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन इतना ज्यादा कांसे का प्रयोग नहीं होता था कि हथियारों भी या जो औजार उनके बनते थे वो कांसे के बने, तो वो तांबे से उनके औजार आगे भी निरंतर बनते रहे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहते थे मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? कांसा, सोना, चांदी या फिर सीसा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा। दोस्तों आहत सिक्के हम उन सिक्कों को कहते हैं जिन पर थप्पा मारकर कुछ मोहरे जैसे पेड़, मछली, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल आदि का थप्पा मार दिया जाता था, उसे हम प्राचीन आहत सिक्का कहते हैं। आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के शिक्षाओं का संग्रह मिलता है भगवती सूत्र में, नायाधम कहा में, कल्पसूत्र में या फिर आचारांग सूत्र में। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो नायाधम कहा हो जाएगा। यहां से हमें महावीर के शिक्षाओं का संग्रह प्राप्त होता है। वहीं भगवती सूत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो भगवती सूत्र में हमें महावीर के जीवन के ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है और इससे 16 महाजनपदों के ऊपर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। वहां के आर्थिक और धार्मिक गतिविधियां कैसी थी, इनके बारे में, सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां था इसके ऊपर भी कुछ जानकारियां मिल जाता है। वहीं कल्पसूत्र की हम बात करें तो कल्पसूत्र दोस्तों, कल्पसूत्र जो है आपका भद्रबाहु के द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग लिखा गया था। वहीं आचरांग सूत्र की हम बात करते हैं तो आचरांग सूत्र जो है दोस्तों वो एक जैन ग्रंथ था और यहाँ से हमें बहुत सारे ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं इनकी जानकारियां मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिलते हैं? पंजाब, सिंध, सोरतुगई या फिर राजस्थान। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सोरतुगई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शासकों की प्रतिमा एवं नाम के साथ साथ सबसे पहले किस शासक ने सिक्के जारी किए थे? मौर्य, कुषाण, शक, हिंद यूनानी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हिंद यूनानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य धंधा था कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिल्प कर्म। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो पशुचारण हो जाएगा। कृषि उनके लिए गौण धंधा था, मुख्य धंधा पशुचारण था। अगला प्रश्न है, आर्यों के समाज में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता थी? पुरुषों की, स्त्रियों की, अनार्यों की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे, आर्य सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो आर्यों में पुरुषों की काफी ज्यादा प्रधानता थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण आर्य समाज में जो है वो पुरुषों की प्रधानता काफी प्रबल हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 40 बार, 20 बार, 36 बार या फिर 45 बार। दोस्तों जो सही इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 36 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं, इनमें से कौन सा प्राचीनतम अंश है? इसका सही उत्तर दूसरा से 7वां मंडल हो जाएगा। दूसरा से 7वां मंडल ऋग्वेद में सबसे प्राचीन अंश है। अगला प्रश्न है, आर्य नामों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? कस्साइट अभिलेख, मितन्नी अभिलेख या फिर इन दोनों में? दोस्तों कस्साइट अभिलेख और मितन्नी अभिलेख जो है, कस्साइट अभिलेख इराक से प्राप्त हुआ था, इससे हमें 1600 ईसा पूर्व के लगभग का जानकारी मिलता है। वहीं मितन्नी अभिलेख हमें सीरिया से मिलता है और इन दोनों से हमें
आर्यों का उल्लेख मिलता है, इनमें स्पष्ट रूप से आर्यों के बारे में लिखा गया है। वहीं एक हिट्टाइट अभिलेख भी है। हिट्टाइट अभिलेख जो है वो तुर्की के अनातोलिया में प्राप्त होता है। इनसे हमें आर्य कैसे कैसे प्रसार हुए हैं, किधर किस क्षेत्र से आए हैं, इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि दशराग युद्ध में पराजित जनों में सबसे महान कौन थे? पुरुजन, यदु, तुर्वस या फिर सुदास? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो पुरुजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन किन शासक वंशों ने मिलकर नया कुल कुरु बनाया? भरतों व पुरुओं ने, भरतों व तुर्वस ने, भरतों और यदुओं ने, भरतों और अनुओं ने? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो भरतों और पुरुओं ने मिलकर आगे कुरु बनाया था। अगला प्रश्न है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसका बार बार उल्लेख किया गया है? गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर रावी? आर्यों की सबसे प्रमुख नदी दोस्तों सिंधु नदी थी, जिनका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख आया है। वहीं सरस्वती जो नदी थी दोस्तों, इसको नदीत्मा की संज्ञा दी जाती है, इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था। वहीं गंगा की हम बात करें तो गंगा का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है अयस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता था? लोहा, तांबा, कांसा या फिर एक से अधिक? दोस्तों इसका सही उत्तर लोहा हो जाएगा। लोहा को श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस कहा जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन है जिसे पुरंदर भी कहा जाता है? इंद्र, मित्र, वरुण या फिर नासत्य? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो इंद्र हो जाएगा। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी जाती है। पुरंदर का तात्पर्य किलों को तोड़ने वाला से लगाया जाता है। वहीं वरुण की हम बात करते हैं दोस्तों तो इन्हें ऋतस्य गोपा अर्थात प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक कहा जाता था और इन्हें जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में किसकी प्रमुखता नहीं थी? वरुण देवता की, अग्नि देवता की, देवियों की या फिर सोम देवता की? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो देवियों का हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ कुछ समय देवियों का भी चर्चा मिलता है, जैसे अदिति और उषा। और वहीं पर एक व्यंग भी है दोस्तों कि इंद्र जो है वो अपने चक्र से जब उषा के रथ को नदी के किनारे तोड़ देते हैं, इससे हमें नारियों की सामाजिक स्थिति की दयनीय जो स्थिति हो रही है इसका भी आभास मिलता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित हिरण्य शब्द का तात्पर्य है हिरण, वृषभ, सोने का आभूषण या फिर पृथ्वी? दोस्तों हिरण्य का शब्द हो जाएगा सोने का आभूषण, क्योंकि सिंधु नदी में सोने के कुछ जो निरपेक्ष है जो मिलता है बहकर आते हुए छोटे छोटे कण, तो वो प्राप्त करते थे और उसे वो हिरण्य से सूचित करते थे। अगला प्रश्न है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? दोस्तों ऋग्वेद के ही युग में हम देखते हैं कि जो व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण शुरू हो जाता है, लेकिन उन दोनों जो यह विभाजन है उतना सख्त नहीं होता है, तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किस देवता को माना जाता है? इंद्र, रुद्र, वरुण या फिर अग्नि? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो वरुण हो जाएगा। वरुण को दोस्तों प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता है और इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। वहीं इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी जाती है और अग्नि जो थे वो देवताओं की आहुति के लिए काम आते थे। इनसे जब आहुति अग्नि में दी जाती थी और जो धुआं निकलता था तो इससे माना जाता था कि ऊपर देवताओं से वार्तालाप करने का यह एक माध्यम है। वहीं आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि वैदिक संहिताओं के बाद किस ग्रंथ की रचना की गई जिसमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है और इसमें अनुष्ठानों की सामाजिक धार्मिक व्याख्या भी की गई है? उपनिषद, पुराण, वेद या फिर ब्राह्मण? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। उपनिषद, पुराण, वेद, ब्राह्मण ये सभी क्या है मैंने हिस्ट्री के अपने लेक्चर नंबर 2 में बताया है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मानी जाती है गुरुवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड या फिर सभी? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो चित्रित धूसर मृदभांड को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है महाकाव्य महाभारत की रचना का काल माना जाता है ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास, ईसा पूर्व 4वीं सदी के आसपास या फिर ईसा पूर्व 1ली सदी के आसपास? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 4वीं सदी के आसपास हो जाएगा। वहीं रामायण को 5वीं सदी के आसपास का माना जाता है।
महाभारत और रामायण क्या है, मैंने उस वीडियो में इसे भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु को कृष्ण अयस्क कहा गया है? तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में उच्च वर्णों के लिए हल चलाना वर्जित हो गया था? मौर्य काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर सूत्र काल में? दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले हल चलाने का चर्चा मिलता है। उन दिनों माना जाता था कि राजा हो या फिर राजकुमार हल चलाने या फिर शारीरिक जो क्रम है उनको करने से वो हिचकिचाते नहीं थे। और प्राचीन कथाओं में दोस्तों हम जानते हैं कि राजा जनक जो थे उनको भी हल चलाते हुए बताया गया है। और कृष्ण के भाई जो बलराम थे दोस्तों, उनका हथियार ही हल था, इसलिए उनको हलदर की संज्ञा भी दी जाती है। वहीं आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो गया। तो इसका सही उत्तर उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस राजनीतिक संगठन का नामो निशान मिट गया? सभा, समिति, विदत या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विदत हो जाएगा। विदत जो था वो काफी प्राचीनतम संस्था था उनका, और विदत आगे चलकर पूरे तरीका से समाप्त हो गया था। वहीं सभा समिति जो था इनके चरित्र में परिवर्तन हो गया था। जैसे सभा जो है वो अभिजात लोगों की संस्था होती थी, और इसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद का जो उत्तर काल है वहां जाकर इसकी उत्पत्ति होती है। वहीं समिति की अगर हम बात करते हैं तो समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और समिति के द्वारा ही राजा की नियुक्ति पदच्युत करने का या उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता था। और जो समिति के दोस्तों जो सभापति होते थे उनको ईशान कहा जाता था। ठीक है, और आगे जो विदत है, विदत तो पूरा समाप्त हो गया, लेकिन इनका जो चरित्र है उत्तर वैदिक काल में जाकर बदल जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सातवाहन काल में या फिर मौर्य काल में? दोस्तों हम जानते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगता है या फिर जो मुखिया और राजा थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगते हैं, तो उसी समय से राष्ट्र जो है उसका कुछ हमें सूचना मिलने लगता है। वैसे ये आधुनिक राष्ट्र नहीं था दोस्तों, आधुनिक राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो वेस्टफेलिया के संधि में उभर कर आई है। तो इसका सही उत्तर उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, वो राजा कौन सा यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो राजसूय यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि जो राजा है वो सर्वोच्च शक्ति राजसूय यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर लेता था। वहीं अश्वमेध यज्ञ की दोस्तों बात करें तो अश्वमेध यज्ञ में राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जितने क्षेत्रों में बिना रोक टोक के गुजरता था उन पर राजा का एक छत्र राज मान लिया जाता था। वहीं वाजपेयी यज्ञ को दोस्तों रथ दौड़ इसमें होता था, और राजा का जो रथ है वो सभी घोड़ों से आगे निकल जाता था। अगला प्रश्न है, आरंभ में पुरोहित कितने प्रकार के थे? 10, 20, 30 या फिर 16? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण राजस्व चुकाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? दोस्तों माना जाता है कि जो वैश्य है उसको उत्पादन का काम सौंपा गया था, इसलिए उस समय राजस्व चुकाने का जो कार्यभार है वो केवल वैश्य के ऊपर ही सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में गोधन किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं गाय को गोधन कहा जाता था, और अतिथि को उस समय गोहना कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पुरोहित का कौन सा यज्ञ करने पर 2,40,000 गाय दी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजसूय यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के दक्षिणा में सामान्यतः जो है गाय और दासियां तो दी ही जाती थी दोस्तों, इसके साथ साथ सोना, कपड़ा और आभूषण भी दिया जाता था। ठीक है, और कभी कभी पुरोहित जो है दक्षिणा में राज का कुछ भाग भी मांग लेते थे, लेकिन इस समय तक ये प्रचलन नहीं आया था दोस्तों। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है दोस्तों कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को चारों दिशाओं जो है वो दान कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मगध और अंग राज्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर शतपथ ब्राह्मण में? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में मगध और अंग इन दोनों राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राजा जनक द्वारा विद्वानों की संगोष्ठी आयोजित करने का विवरण कौन सा ग्रंथ देता है? अथर्ववेद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बृहदारण्यक उपनिषद में हमें राजा जनक के द्वारा संगोष्ठी बुलाए जाने का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसका ज्ञान ऋग्वैदिक लोगों को था जिसे वे प्रयोग में लाते थे? स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट्स, क्यूब रूट्स या फिर सभी? दोस्तों ऋग्वैदिक जो लोग थे उनको इन सभी का ज्ञान था। जैसे आप देखते हैं कि उस समय यज्ञों के लिए, वेदिका वगैरह बनाने के लिए काफी ज्यादा सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स है उसको यूज किया जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको दोस्तों यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में हम 100% एनसीईआरटी के ऊपर सारे प्रश्नों का एमसीक्यू जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।